कि क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, इस पार्ट में अपन देखते हैं कि कोई भी सर्कुलर लूप जो होता है, उस सर्कुलर लूप में अगर मान लो कि कोई करंट का फ्लो होता है, जैसे ये एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में जब करंट का फ्लो होता है तो ये सर्कुलर लूप किस तरह से रोटेट होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इस तरह होगी। ओके, अब देखो ये वायर है, इस वायर में मान लो करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर में करंट इस तरफ है, तो बी इस तरफ, आई इस तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर, आई इस तरफ, बी इस तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। तो ओवरऑल ये जो हमारा लूप है वो इस तरह से रोटेट होगा। ये अगर रोटेट हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, जैसे ये अंगुलियों का रोटेशन होता है वो इस तरह से अगर है, इस तरह से अंगुलियां रोटेट हो रही है तो ओमेगा इस तरफ हो गया बाहर की ओर। ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ये ओमेगा की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लूप इस तरह से मूव होगा। अब यहाँ पे ये कार्बन ब्रश लगे होते हैं जिससे अपन जो हमारा ये करंट का सप्लाई है, उस सप्लाई का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर ये लूप इधर आ जाएगा, ये लूप इधर आ जाएगा, तो फिर वापस टॉर्क का सेंस वही रहेगा। तो इस तरह से ये लूप क्या होगा, पूरी तरह से घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक हम इसमें करंट सप्लाई जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये करंट जा रहा है, ये इधर से करंट आ रहा है, इस तरह का ये इसका पीछे लॉजिक रहता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग जो आपका सेगमेंट है, टुकड़ा है, उस पे यहाँ पे तो लग रहा है नीचे की ओर फोर्स, इस पे लग रहा है ऊपर की ओर फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज, और इसके वजह से भी सेंस एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज वाइज घुमाना चाहते हैं, तो इस तरह से घूमना लगेगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स हो गया एक, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू बिल होता है, तो बी आई इंटू एल। एल कितना हो गया, ये लेंथ हो गई बी, इस तरह से F1 इस पे लगने वाला जो F1 है वो हो गया बी आई बी, और इस पे भी लगने वाला हो गया बी आई बी, है ना। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे वो सेम सेंस का प्रोड्यूस करेंगे, आप देख सकते हो। और सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस पूरी अगर ए है तो ये हो जाएगी a/2 और ये होगी a/2। अच्छा, ये वाला जो सेगमेंट है, जो BC सेगमेंट है और AD सेगमेंट है, इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एकदम 0 डिग्री है इस केस में, तो इस केस में 180 डिग्री है। तो कोई भी 0 और 180 डिग्री अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो, तो उस केस में फोर्स 0 होता है। तो फोर्स केवल इन्हीं दो सेगमेंट्स पे लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे टॉर्क आ जाएगा F1 इंटू a/2 और F2 इंटू a/2, ये नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे नेट टॉर्क क्या आ जाता है, आई इंटू ए बी टाइम्स बी। अब ए बी क्या हो गया, ए इंटू बी क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ लूप हो जाएगा, क्योंकि ये बी तो लेंथ है और ए क्या है, इसकी विड्थ है। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया, तो आई ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एन नंबर ऑफ अगर लूप्स हो, नंबर ऑफ लूप एन हो, तो ये हो जाएगा बी आई एन ए, बी ना हो जाता है। और लूप अगर कोई मान लो थीटा एंगल पे हो, जो एरिया वेक्टर है वो बी के साथ मान लो कोई थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में F1 a/2 साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। ये a/2 साइन थीटा, ये भी a/2 साइन थीटा, तो F1 a/2 साइन थीटा, F2 a/2 साइन थीटा, तो आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर मान लो लूप थीटा एंगल पर हो, इस केस में तो थीटा क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ऊपर की ओर होता है, जो एरिया होता है उस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो इस केस में तो साइन 91 था इसलिए आया नहीं, लेकिन अगर कोई थीटा ले एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, बी आई ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 0 हो तो 0 टॉर्क, थीटा 90 हो तो मैक्सिमम। यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट इन लूप, मतलब जी कोई अगर लूप है उसमें करंट आई चल रहा है, तो उस लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एम, वो क्या होता है, आई इंटू ए होता है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के तरफ ही होती है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई कि भाई जो एरिया वेक्टर है इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है।
एरिया वेक्टर तो ऊपर भी हो सकता है किसी प्लेन के, नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन कैसे। अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर, और करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो करंट का जो रोटेशनल का सेंस है उससे जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो आपको क्या देगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। क्योंकि देखो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। एरिया वेक्टर तो क्या है, अपन मेन क्या बात करते हैं कि जो लूप का एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऊपर कब है नीचे कब है, तो इस चीज को करने के लिए क्या करते हैं हम, जो करंट का रोटेटरी सेंस होता है, जिस डायरेक्शन में करंट रोटेट हो रहा है वो तो हमारी अंगुलियां हो गई, और अंगूठा क्या देगा, उस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को देगा। तो यहाँ पे एम को आई ए से डिफाइन किया, तो यहाँ पे आई ए जो है ये तो हो गया एम, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, या फिर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे तो पी क्रॉस ई होता था, वैसे ये एम क्रॉस बी हो गया। तो जो डाइपोल मोमेंट का एक पोजीशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो यहाँ पे किसका हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। और एन लूप हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एन आई ए, और हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, बी आई एन ए, फिर बिना साइन थीटा। जैसे मैंने बताइए एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए वगैरह वगैरह, सब कुछ मिल गया। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ, इसमें जो करंट चल रहा है वो 3.2 एम्पियर का चल रहा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर की है। तो इसका मैग्नेटिक, व्हाट इज द फील्ड ऑफ कॉइल एट द सेंटर, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एन आई ए इस फॉर्मूले का यूज किया एरिया निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा से आ जाएगी। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और कॉइल 90 डिग्री से रोटेट हो जाती है, तो उस केस में एंगुलर स्पीड कितना एक्वायर करेगा। क्योंकि यहाँ पे टॉर्क आ चुका है, तो टॉर्क से हम, टॉर्क हमारा आ चुका है इतना, और जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आई अल्फा के बराबर होता है। आई इंटू अल्फा, अल्फा क्या हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये किसके बराबर हो गया, एम बी साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे ये सवाल। अब लेते हैं कि जो सर्कुलर करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही बिहेव करता है, बिल्कुल बिहेव करता है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी सर्कुलर लूप हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर x की वैल्यू 0 ले लें, या फिर मैं मान लूं कि x जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, ये केस लेते हैं x बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, r से, तो r को नेग्लेजिबल मान लें, तो नहीं x बहुत बड़ा, हम जो लूप है ना, लूप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो नीचे r को नेग्लेजिबल माना जा सकता है। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3। ठीक है, ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा 2πx3। ओके, अब आई इंटू ए को m लिख दो, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट m अपॉन 2πx3। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x3 आ गया। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया था, एक तरह से जो k होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए पेज होता है वैसे कुछ ही हो गया, जैसे वहां पे होता था 1/4πx। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2kp अपॉन x3 हो गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो एक तरह से जो सर्कुलर लूप है वो कैसा बिहेव कर रहा है, डायपोल की जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो गया 2kp अपॉन, ये 2kp अपॉन आर क्यूब होता था तो उसकी जगह क्या हो गया 2m, 2k × 2m अपॉन एक्स क्यूब हो गया। और अगर मान लो इक्विटोरियल पोजीशन में जा रहा हो तब उस केस में क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4πx3 आ जाएगा, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के इसमें होता था, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और वैसे आता था। तो ये देखो इक्विटोरियल पोजीशन के लिए आ गया सेंटर से म्यू नॉट m अपॉन 4πx।
कंपेयर कर लिया हमने दोनों। आई बात समझ में? पी की जगह एम आ गया, बी नॉट की जगह 1/4 एप्सिलॉन आ गया, वगैरह वगैरह ये सब। तो एक तरह से जो सर्कुलर लूप होता है जिसमें कोई करंट मूव कर रहा है, वो कैसे बिहेव करता है? दैट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आई बात समझ में? चुंबकीय जो द्विध्रुव है उसकी तरह से व्यवहार करता है। कौन करता है? मैग्नेटिक डाइपोल। ये आपका सर्कुलर लूप जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर निकाल रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चार्ज जेड इंटू ई ले लेते हैं, आर रेडियस है इस जिस ऑर्बिट में चक्कर निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का पहली बात तो करंट कितना होगा? ई इंटू टी ले सकते हैं, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो टी कितना हो जाएगा? 2πr/, वी लिया जा सकता है। तो आई की वैल्यू होगी EV/2πr। ठीक है, अब जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसको मान लो म्यू एल से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है चुंबकीय आघूर्ण, उसको किससे रिप्रेजेंट किया? म्यू एल। ये कितना हो गया? आई इंटू ए। तो आई इंटू ए, आई में एरिया का मल्टीप्लाई किया, EV/2πr में आई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना गया? EVR/2। ये याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर निकाल रहा है, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट जो होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना होता है? तो EVR/2 होता है। ठीक है, ओके। अब इसमें ऊपर और नीचे m का मल्टीप्लाई कर दें, तो E/2me, me इंटू वी आर। तो एम वी आर क्या होता है? हमारा ये एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है ना, तो E इंटू L/2me हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है? डाइपोल, ये जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो EL/2me हो जाता है Q। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो प्रोटॉन होता तो उस केस में ये -E+ ही हो जाता है ना, तो उस केस में सेम हो जाता। और यहाँ पे अगर रेशो देखें μL/E का, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, वो कितना आता है? E/2me आता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 8.8 × 10 कूलम्ब/kg। इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और इस चीज का यूज अपन मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनके लिए करते ही है। जैसे जब अपन उसमें पढ़ते हैं, तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब तो कैसे नेचर होती है? पैरामैग्नेटिक टाइप की। और अनपेयर्ड ना हो तो डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और L = NH/2 ये क्वांटाइजेशन हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम का। ये म्यूएल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हुई, इसके लिए n की वैल्यू 1 ले ली, तो ये म्यूएल का मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, और इसको यूज करते हैं अपन बोहर मैग्नेट्रॉन नियम में। ओके, नेक्स्ट है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या रहता है? ये टॉर्क के बेसिस पे ही मेजर किया जाता है। टॉर्क जैसे मान लो कोई सर्कुलर कॉइल है, तो उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो कितना हो जाता है? NIAB हो जाता है ना। अब मान लो हम ऐसा कोई कॉइल ले रहे हैं, इसमें जो स्प्रिंग है वो रोटेशनल स्प्रिंग है। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है? रिस्टोरेशन की फैसिलिटी होती है। तो मान लो स्प्रिंग में रिस्टोरेशन फोर्स जो है, रिस्टोरेशन टॉर्क ले लिया हमने, वो कैसा ले लिया? K5 ले लिया। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग में Kx लिया, तो वैसे ही हमने रिस्टोरिंग टॉर्क क्या ले लिया? K थीटा ले लिया, K5 ले लिया। जैसे उसमें तो K इंटू एक्स को होता है लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो K थीटा बराबर क्या हो गया? NIAB।
तो इसे थीटा क्या लिख सकते हैं, एन ए बी अपॉन के इंटू आई लिख सकते हैं। यानी कि करंट और थीटा क्या हो गया, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, एन ए बी अपॉन के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कोई उस गैल्वेनोमीटर का, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, करंट के कोरोस्पॉन्डिंग या फिर थीटा के कोरोस्पॉन्डिंग करंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये देखो थीटा की वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पे हम स्केल को इस तरह से कैलिब्रेट किया कि उस थीटा के कोरोस्पॉन्डिंग हमें करंट की सही वैल्यू मिल जाए। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट होता है। आई बात समझ में, ठीक है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम एज ए अमीटर और एज ए वोल्ट मीटर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को यूज करना है एज ए पोटेंशियोमीटर और अमीटर उसकी तरह, अमीटर की तरह, तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को यूज करना है, करंट अगर करंट के लिए भी यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम क्या यूज करते हैं, शंट यूज करते हैं। ये एक बढ़िया कंसेप्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे यहाँ पे अगर मान लो अमीटर की तरह यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर जहाँ पे यूज किया, तो ये तो हो गया सर्किट का रेजिस्टेंस, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एक ये आर जी तो हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये हो गया शंट, इसको बोलते हैं पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना इसका, क्योंकि देखो अगर हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो ये सीरीज में यूज करेंगे तभी तो करंट मेजर कर पाएंगे। अब सीरीज में यूज कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है उस वजह से कोई वैल्यूज में मैनिपुलेशन ना आए, है ना, मैनिपुलेशन नहीं आए। और हमें तो केवल गैल्वेनोमीटर में माइक्रो एम्पियर का करंट मिल जाए, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो माइक्रो एम्पियर करंट से आ जाता है, बहुत ही कम करंट से ही इसमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो आरजी तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो किससे पास होता है, शंट से। तो इसमें से करंट क्या होगा, बहुत ही कम पास होगा, माइक्रो एम्पियर लेवल का पास होगा। लेकिन हम गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है जिसमें नीडल डिफ्लेक्ट होती है, उसको इस तरह से कैलिब्रेट कर देते हैं कि वो हमें रीडिंग एग्जैक्टली दे देता है। ये फंडा समझ में आया क्या, समझ में आई बात, है ना। तो ये पॉइंट याद ही रख लेना बस कि भाई गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर की तरह यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर को केवल एक तो सीरीज में लगाओ, उसके पैरेलल में क्या लगाना है, शंट से लगाना है, ठीक है। तो ये काम होता है शंट का। और इसकी जो सेंसिटिविटी है इसको डिफाइन करते हैं फाई अपॉन आई को एन ए बी अपॉन के से, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। और नेक्स्ट है, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर यूज करना है, तो हमें गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाना है एक तो, ठीक है। और उस गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या करना है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस लगाना है, ताकि गैल्वेनोमीटर खुद में से क्या हो, कम से कम रेजिस्टेंस पास हो। तो गैल्वेनोमीटर को एज अगर वोल्ट मीटर यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल ही लगाओ। आरजी तो देखो खुद का है उसका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और उसके सीरीज में जहाँ पे वोल्ट मीटर को हमने लगाया है, जहाँ पे मान लो दो पॉइंट्स ए और बी, तो उनके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगाना है, और उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगाना है, हाई रेजिस्टेंस लगाना है, ताकि इस गैल्वेनोमीटर में से हमें केवल माइक्रो एम्पियर का ही करंट फ्लो हो। उस माइक्रो एम्पियर करंट को हम कैलिब्रेट कर लेंगे हमारी रीडिंग के हिसाब से। आई बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना। और इस केस में वोल्टेज सेंसिटिव हो जाएगी फाइव अपॉन वी, उस केस में करंट सेंसिटिविटी है फाइव अपॉन आई, ये एन ए बी अपॉन के होती है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी एन ए बी अपॉन के इंटू आई अपॉन वी, यानी कि वन अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दुगने किया जाए, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, डबल हो जाती है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ टर्न्स दुगने कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, तो देखिए दिख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो डबल ही होएगा ना, वायर ज्यादा हो गए घेरे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई सीरीज में पैरेलल में जोड़ने से किस तरह से। और इसमें तो आप देखोगे कि पूरा कितना फर्क पड़ता है। शंट यूज करने से हम 0.99 एम्पियर तक का करंट, मतलब अगर मान लो ये नहीं होता तब तो मान लो 1 एम्पियर, लेकिन मेजर कैसे करें, मेजर करने का कोई तरीका तो होगा, तो मीटर तो लगाना ही पड़ेगा, तो लगाएंगे तो ये 0.99 एम्पियर हमें करंट दे देगा, ठीक है। और जीरो रेजिस्टेंस के केस में 1 एम्पियर मिलेगा, लेकिन 0 एम्पियर पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन शंट हमने मान लो इसमें 0.02 ओम का यूज किया, तो उस केस में हमें कब तक कहाँ तक मिल गया, 99% एक्यूरेट मिल गया।
तो शंट जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है, ये चैप्टर अपना पूरा हो जाता है। तो इसको आप तैयार करना, ये जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं और एडिशनल भी, वो भी आप लगाना। ठीक है, तो इसका टेस्ट अपन कल कितने बजे रखें?